हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रीवियस ईयर एसएससी जेई क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। चलिए देखते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको पूछा गया है कि ई आई डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए अगर मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो आप सभी ने ये इक्वेशन जरूर पढ़ी है। ई आई इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी योर बेंडिंग मोमेंट होता है। और इसी के बेसिस पर सबसे पहले आप लोगों ने डेरिवेशंस करे होंगे फॉर ऑल द बेसिक केसेस। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ही एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं दोनों ही तरफ तो क्या आ जाएगा, ई आई डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, हाँ या ना। और ये कुछ और नहीं बल्कि ये डी एम बाय डी एक्स के बराबर हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट दैट इज द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, and this slope of bending moment diagram is known as your shear force. This is known as shear force. ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको और भी कुछ पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि अगर सेम इक्वेशन को आपने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या बन जाएगा। तो भैया ये भी आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी योर डी वी बाय डी एक्स। एंड डी वी बाय डी एक्स मतलब कुछ और नहीं बल्कि ये क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू बी द loading intensity, that is small w. so loading intensity, ठीक है। सो यहां से ये चीज तो क्लियरली साफ साफ समझ में आ रही है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होना है। डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यूब पूछा गया है यहाँ पर, दैट इज नथिंग बट दैट इज द shear, that is nothing but that is the shear force। ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक कर देंगे। आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है क्या बोलता है, 2011 का क्वेश्चन है दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम मे बी रिड्यूस्ड बाय। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो। तो देखो अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करता हूं डेल, या फिर इसी को हम लोग कई बार वाई के तौर पे भी लिखते हैं। हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा था दैट डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी एम होता है ना। अच्छा, यहाँ पर ही ई आई भी साथ में मल्टीप्लाइड था। बट अगर यहाँ पर मैं इसी को डबल इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाय ई आई। यस और नो, है ना। सो क्या देखने को मिल रहा है कि या तो भैया मैं बेंडिंग मोमेंट बढ़ा दूं यहाँ पर, है ना, या तो मैं बेंडिंग मोमेंट बढ़ा दूं। सो y विल बी इंक्रीज्ड इफ बेंडिंग मोमेंट इज इंक्रीज्ड, या फिर ई आई की वैल्यू कम हो जाए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि भैया मुझे डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करना है। तो डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने का तरीका क्या हो सकता है, जब मैं बेंडिंग मोमेंट को क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, या फिर ई और आई को इंक्रीज कर दूं, हाँ या ना। अब देखो जरा आई क्या होता है, आई इज नथिंग बट दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड यही आई की अगर मैं बात करूं तो आई इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12 फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है। सो अगर मैं b बढ़ा दूंगा तो i बढ़ेगा, है ना, और अगर मैं d बढ़ा दूंगा तो भी i बढ़ेगा। और दोनों ही बढ़ाने पर यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं a और c, कि अगर दोनों में से अगर आपने कुछ भी बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा i की वैल्यू बढ़ जाएगी और टोटल जो y की वैल्यू है वो रिड्यूस कर जाएगी। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर डिग्री ऑफ रिस्ट्रेंट बढ़ा देता हूं, मतलब एक कैंटिलीवर बीम का जो फ्री एंड है उसको मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली सपोर्टेड प्रॉप्ड कैंटिलीवर बना दूं, या फिर एक सिंपली सपोर्टेड बीम को मैं फिक्स्ड बीम बना दूं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या बोल सकते हैं, दैट if degree of restraint is increased, maximum bending moment will reduce। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करता हूं तो वैल्यू होती है WL² बाय 8,
फॉर द यूडीएल। और अगर मैं फिक्स्ड बीम की बात करता हूं तो वो होता है WL²/12 फॉर द फिक्स्ड बीम। यस और नो? सो ऑब्वियसली बात है, रिड्यूस हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना। सो अगर आप यहाँ पर एंड रिस्ट्रेंट बढ़ा देते हो तो भी वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम होगी, एंड इन दैट केस योर रिफ्लेक्शन विल बी रिड्यूस्ड। तीनों की तीनों सही है, इसलिए टिक कर दोगे आप ऑप्शन नंबर डी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है स्लोप एट द सपोर्ट्स ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ सेंट्रल पॉइंट लोड इज गिवन बाय। देखो यहाँ पर तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। वैसे तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि हमारी एग्जाम में टाइम ज्यादा नहीं होता, आपको फाइनल एंड रिजल्ट्स याद होने चाहिए, है ना। लेकिन क्योंकि अभी चलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है, कोई भी मेथड से आप डिराइव कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर डिराइव करके देता हूँ फ्रॉम द मोमेंट एरिया मेथड, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं मोहर्स थ्योरम लगाता हूँ, सबसे पहली बात मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिलहाल मेरे को जो बीम दी गई है वो कैसी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पे लगा है एक पॉइंट लोड W। इस केस के लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सेंटर पे वैल्यू होती है इक्वल्स टू बी WL/4। ठीक है, सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अच्छा, मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप की वैल्यू। तो स्लोप बिटवीन A, B and C, slope between B and C is nothing but that is given as the area of bending moment diagram upon EI। ठीक है, अब B और C के बीच में एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लो। तो देखो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये है मेरे पास, ये वाला। ठीक है, B और C के बीच के लिए ले रहा हूं मैं सब पोर्शन। सो व्हाट इज द एरिया, दैट इज हाफ ऑफ बेस इनटू विड्थ। ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल की ये बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी L/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा WL/4 इंटू दिस इज द हाइट, एंड व्हाट इज द बेस, बेस इज L/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय EI, डिवाइडेड बाय EI। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू बी WL²/16 EI बाय 16 EI। ठीक है, क्लियर, एकदम पक्का है ना। लेकिन अच्छा, इसी के अलावा अगर मेरे को यहाँ पर पूछता है दैट व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C, तो आप क्या करते हो, आप ले लेते हो मोमेंट ऑफ द एरिया। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ एरिया लेना है। सो अगर मैं यहाँ पर मोमेंट लेना चाह रहा हूं तो सबसे पहली बात है एरिया पता होना चाहिए। एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो मैंने निकाल ही लिया है, दैट इज हाफ ऑफ WL/4 इंटू L/2। लेकिन सर जो मोमेंट लेना है वो कहां से लेना है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट आप ऐसा चूज करते हो जहां पर स्लोप 0 हो। जैसे कि अगर ये है आपकी बीम तो इसका बेंडिंग कैसा होगा, कुछ इस तरह का। मतलब यहां अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट कैसी होगी, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पर मोमेंट ले रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है लीवर आर्म भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड व्हाट विल बी द लीवर आर्म, दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ दिस ट्रायंगल फ्रॉम दिस पॉइंट C, है ना। सो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 2/3 ऑफ L/2। सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी L/3 डिवाइडेड बाय EI। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा WL³/48 EI। ठीक है, यही यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था। बट फिलहाल खैर अगर देखें यहाँ पर तो हमें स्लोप पूछा गया था, जो कि मैंने पहले ही निकाल दिया है, एंड दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि देखिए ये जो रिजल्ट है आपको पहले से याद होने चाहिए, लेकिन अगर आप भूल गए हो कुछ मेथड्स को तो मैं बस यहाँ पर आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। आगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्टली रिजल्ट्स को मैच करना है। ठीक है ना, कैंटिलीवर बीम के रिजल्ट दिख रहे हैं यहाँ पर और सिंपली सपोर्टेड बीम के रिजल्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि सर अगर अच्छा करेक्ट मैच देखना है, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। मैं चलिए आपको पहले रिजल्ट याद दिला देता हूं। अगर कैंटिलीवर बीम की मैं बात कर रहा हूं, कैंटिलीवर बीम जिसमें सबसे पहले आ जाती है बात पॉइंट लोड की, है ना। पॉइंट लोड, अगर पॉइंट लोड है तो उस केस में यहाँ पर जो स्लोप होता है वो होता है WL²/2 EI, और जो डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू होती है इक्वल्स टू बी WL³/3 EI। ठीक है, अच्छा इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पर UDL की बात कर लेता हूं, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की,
तो इसकी वैल्यू होती है स्लोप की एज इक्वल्स टू बी WL³ बाय 6EI and the value of your deflection is equals to be WL raised to power 4 बाय 8EI। ठीक है, वैल्यूज यहां पर याद रख लीजिएगा आप। अच्छा, इसी के अलावा चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, सबसे पहले यहां पर बात आ जाती है, अगर मान लीजिए पॉइंट लोड है तो क्या है, अगर पॉइंट लोड है तो स्लोप की वैल्यू अभी अभी हमने यहां पर डिराइव करी, दैट वाज WL² बाय क्या थी यहां पर, WL² बाय 16EI। ठीक है, एंड स्लोप के अलावा अगर डिफ्लेक्शन की बात करें तो उसकी वैल्यू थी WL³ बाय 48EI। ये अभी अभी हमने डिराइव करा था, है ना। बाकी भी जो दो यहाँ पर मैं केसेस है उनको भी डिराइव करेंगे, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसी के अलावा अगर यूडीएल की बात करें, रिजल्ट बता सकते हैं फटाफट, क्या आता है, स्लोप की वैल्यू आ जाती है इक्वल्स टू बी WL³ बाय 24EI एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाती है इक्वल्स टू बी 5 बाय 384 WL रेज़ टू पावर 4 बाय EI। ठीक है, तो चलिए ये तो पता है हम लोगों को स्टैंडर्ड रिजल्ट जो सही है। सबसे पहले जरा चेक करा जाए कौन सा सही है यहाँ पर। सबसे पहले कैंटिलीवर बीम अंडर पॉइंट लोड बोला WL³ बाय 48EI। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखो पॉइंट लोड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पॉइंट लोड में WL³ बाय 48EI सिंपली सपोर्टेड बीम में होता है, ना कि कैंटिलीवर में, है ना। तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, SSB का यहाँ पर दे दिया गया है। यूडीएल में डिवाइडेड बाय 8EI नहीं होता है। यूडीएल की अगर बात करें तो WL रेज़ टू पावर 4 होता है, ना कि WL रेज़ टू पावर 3। ठीक है। अच्छा, वैसे तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये WL रेज़ टू पावर 4 मैंने लिख कर दिया है ना, ये लिख कर दिया है, मैच यहाँ पर हो नहीं रहा। लेकिन एक छोटी सी बात समझिएगा, टोटल लोड को अगर मैं W लिख दूं, कैपिटल W, तो वो WL के बराबर होगा, हाँ या ना। सो यहाँ पर कैपिटल W मतलब टोटल लोड लिखा हुआ है, तो उस केस में जरूर आप बोल सकते हो दैट दिस इज ट्रू। ठीक है, फिर भी चलिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर सेंट्रल लोड 38EI नीचे डिनोमिनेटर में, तो कोई भी आंसर नहीं होता, है ना। हाँ, अगर 384 की बात करें तो 5 बाय 384 होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं लिखा है ना। एक ही ऑप्शन बचता है और उसमें जो कैपिटल W है दैट इज द टोटल लोड, सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है 2013 का, कंसंट्रेटेड लोड W एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर एक ये वाला केस दे दिया गया है ना। इस वाले केस में पूछ रहा है इफ द लोड इज चेंज टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सबसे पहले बताओ पॉइंट लोड में डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछी जा रही है ना। तो पॉइंट लोड में जो डिफ्लेक्शन होता है मैक्सिमम वो कितना होता है, WL³ बाय 48EI। ठीक है, बट अगर मैं यूडीएल के केस में बात करता हूं तो यूडीएल के केस में यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होता है, दैट इज 5 बाय 384 WL रेज़ टू पावर 4। लेकिन टोटल लोड अगर W है तो ये WL रेज़ टू पावर 3 ही होगा। ठीक है, बाय EI। ठीक है, चले समझ में आता है ना। सो अगर मैं क्या करूं, अब मैं अभी यहाँ पर एक काम करता हूं, इनको डिवाइड कर देता हूं क्योंकि रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो पहले पॉइंट लोड और फिर उसके बाद यूडीएल लेना है, क्योंकि पहले यहाँ पर पॉइंट लोड और फिर बाद में यूडीएल लिखा है। तो इन दोनों का रेशियो ले लो। जब रेशियो ले लोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बाय 48 और इधर आ जाएगा 5 बाय 384। सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी और 384 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 5, है ना। सो इसको कैलकुलेट कर ले तो ये आ जाएगा 8 बाय 5 एंड दिस इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। ऐसा सेम क्वेश्चन आगे भी मिलेगा जिसमें आंसर होगा 8 बाय 5। ठीक है, मैं याद दिला दूंगा 2013 का ये क्वेश्चन जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर किया है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आगे भी मिलने वाला है सेम सेशन में, तो यहाँ पर याद रखिएगा रिजल्ट को। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग अ ट्रायंगुलर लोड। अच्छा, ट्रायंगुलर लोड है, ध्यान दीजिएगा। एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम फिक्स्ड एंड और फ्री एंड, W एट द सपोर्ट एंड 0 एट द फ्री एंड। मतलब जो लोड है वो कैसा है सर, लोड है कुछ इस तरह का, ये है हमारा लोड। ठीक है, सो दिस इज द लोड, दिस इज द लोड, डन। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है कि इसमें मेरे को बता दो दैट व्हाट विल बी द स्लोप एट द फ्री एंड।
अगेन मैं काम करता हूं, इसका सबसे पहले निकाल लेता हूं व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट। पक्की बात है बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे इतनी बात तो पता है कि मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है वो अपने फिक्स लाइन पे ही होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, लोड, लोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज द एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, दैट इज हाफ ऑफ W इंटू L इज द बेस। सो ये हो गया एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, हाफ W इंटू L। ठीक है, लेकिन ये कहाँ एक्ट कर रहा होगा, CG ऑफ द लोडिंग डायग्राम, मतलब यहां पर कितने डिस्टेंस पर, L/3 डिस्टेंस पर। सो इंटू L/3, सो दिस विल बी और WL²/6। ठीक है, ये हो गया मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब यहां पर बात को समझिएगा, डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह का। ठीक है, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इधर वैल्यू आ गई WL²/6। अब देखिए ये है एक्चुअली एक पैराबोला, नहीं इवन पैराबोला भी नहीं है, बल्कि ये क्या होगा, दिस विल बी अ क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला क्यों, क्योंकि जो हमारा लोड है वो कैसा है, UVL है, वेरिंग लोड है। ठीक है ना। अब अगर मैं क्यूबिक पैराबोला की बात करता हूं तो इसका एरिया क्या होता है, देखो दो पैराबोला बन सकते हैं यहां पर, एक तो ये वाला और एक दूसरा ये नीचे वाला। ठीक है, जो बड़ा है ये बिगर पैराबोला है और ये है स्मॉलर। अभी फिलहाल जो BMD है वो तो स्मॉलर पैराबोला है ना। तो स्मॉलर पैराबोला का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू बी हाफ ऑफ बेस इनटू विड्थ, है ना। बेस की वैल्यू यहाँ पर, चलो विड्थ की वैल्यू मैंने पहले लिख दी हाइट की, WL²/6, बेस की वैल्यू L है ना। सो अच्छा, डिवाइडेड बाय EI भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं एरिया मोमेंट मेथड। सो दिस इज इक्वल्स टू बी WL³/24 EI। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर स्लोप। ठीक है, अच्छा इन द सेम मैनर अगर मान लीजिए आपको पूछता है कि मुझे डिफ्लेक्शन की वैल्यू बता दो, है ना। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्लोप। अभी फिलहाल स्लोप ही पूछा है, कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बट अगर मान लीजिए डिफ्लेक्शन पूछा होता तो क्या करते, A इंटू एक्स बार अपॉन EI। एरिया की वैल्यू क्या है, दैट इज 1/4 इंटू WL²/6 इंटू L, दिस इज एरिया। बट कितने डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस भी यहां पर ध्यान रख लीजिए, दैट दिस डिस्टेंस of the CG is equals to be at a distance of 4/5 of L from the free end। ठीक है, so 4/5 of L divided by EI, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा WL⁴/30 EI। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन। बट फिलहाल डिफ्लेक्शन नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ आपको पूछा गया है दैट इज द स्लोप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दैट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू UDL ओवर एंटायर स्पैन ऑफ कैंटिलीवर इज। देखो भैया यहां पर UDL की बात कर रहा है, देखो पहली बार क्वेश्चन करेंगे अगर कोई, जैसे ये वाला केस अभी पहली बार कर रहे हैं अपन लोग, डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, UDL है W kN/m फॉर L लेंथ। सबसे पहले बना के दे दो मेरे को दैट व्हाट विल बी द BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा WL²/2, है ना। और ये कैसा बनेगा, दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक पैराबोला, क्वाड्रेटिक पैराबोला। ठीक है ना। अच्छा चलिए, इसी की बात अगर मैं यहां पर कर लेता हूं तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले डिफ्लेक्शन निकालना है ना। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, A इंटू एक्स बार अपॉन EI। एरिया की वैल्यू क्या होगी भैया, तो 1/3, क्योंकि ये छोटा वाला पैराबोला, बड़े पैराबोला की बात करें तो वो 2/3 होता है। ध्यान दीजिएगा ये 2 डिग्री वाला पैराबोला है, इसके पहले वाले में क्यूबिक पैराबोला था। ठीक है, सो 1/3 बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द हाइट, हाइट इज WL²/2 एंड व्हाट इज द बेस, बेस इज L लेंथ अपॉन EI। अच्छा ये तो हो गया एरिया, तो इधर से आगे हमारा स्लोप की वैल्यू एक्स बार में मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/4 ऑफ L। ठीक है, एक ऐड कर देना अगर डिग्री बढ़ जाए, जैसे उसके पहले वाले में 4/5 लिखा था, है ना। 4 डिग्री होगा तो क्या आ जाएगा 5/6 ऑफ L इंटू 3/4 ऑफ L इज नथिंग बट दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार। सो सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आ जाएगा WL⁴/,
ATI। डेरिवेशन कंप्लीट। तो देखो एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाता है, और कहाँ कैसा कौन सा मेथड अप्लाई करना है ये ध्यान दीजिए। जनरली जो आपके एसएससी जेई एग्जाम में हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं उनमें एरिया मोमेंट मेथड ही काम कर जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मेथड्स पे ध्यान देने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल कम है। हाँ, अगर बहुत अच्छे से खूब सारे लोडिंग्स दी हुई होती तो बात अलग थी कि हम लोग कोई दूसरा मेथड यहाँ पर ठीक से सीखे। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या आ गया? दैट इज नथिंग बट दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड? पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। स्लोप की वैल्यू क्या होती है? WL² by 40 ATI। एंड व्हाट इज द डिफ्लेक्शन? दैट इज सॉरी, दिस इज योर, अगर स्लोप निकाल रहे हो तो 16 EI आएगा, डिफ्लेक्शन में आ जाएगा 48, है ना। बट दिस इज फॉर द पॉइंट लोड। और अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए आपको यूडीएल के लिए पूछ लेता सिंपली सपोर्टेड बीम में ही, तो क्या आ जाती वैल्यू? WL³ by 24 EI। एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या आ जाती? 5/384 WL⁴ by EI। ठीक है। फिलहाल क्या पूछा गया है? पूछा गया है डिफ्लेक्शन की वैल्यू सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड में, मतलब ये वैल्यू मैच कर लो। कौन सा ऑप्शन है? सी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड? ठीक है, यहां है हमारा फ्री एंड पे पॉइंट लोड W। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के बताओ। देखो पहली पहली बार है इसलिए डेरिवेशन कर रहा हूं, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट हियर? दैट विल बी W इंटू L, ये डिस्टेंस L, ठीक है। सो व्हाट विल बी द स्लोप? स्लोप विल बी इक्वल्स टू बी एरिया अपॉन EI। एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ ऑफ W इंटू L बाय EI। सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी WL² बाय 2 EI। ठीक, डन, है ना। अच्छा, इन द सेम वे अगर मैं डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? A इंटू एक्स बार बाय EI। एक्स बार मतलब ये डिस्टेंस। अच्छा, एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू बी 2L/3। लिख देते हैं चलो इधर, हाफ ऑफ WL इंटू L इज द एरिया and your x bar is 2L/3 by EI। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी WL³ by 3 EI। वैसे तो मैं रिजल्ट पहले भी आपको याद करवा चुका हूं, लेकिन डेरिवेशन भी करवाना था तो चलो यहां पर लगे हाथ डेरिवेशन भी हो गया है। एंड ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू द लोड W एट द फ्री एंड, भैया, है ना। सो अगर यहां पर मैं बात करूं आंसर क्या है, तो आंसर इज नथिंग बट दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ना कि बी, क्योंकि दोनों में 3EI दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है 2018 का। A rolled steel joist is simply supported at its free end and carries a UDL which causes a maximum deflection of 10 mm. So what is the maximum deflection? That is 10 mm. अच्छा, UDL है तो आप सबको आंसर पता है, 5/384 होता है, हाँ या ना? पता है सर। अच्छा, स्लोप की वैल्यू क्या दे रहा है यहां पर? दैट इज 0.02 एंड स्लोप की वैल्यू होती किसके बराबर है? WL³ by 24 EI के बराबर, ठीक है ना। पता है ये तो। पूछ क्या रहा है? लेंथ की वैल्यू पूछ रहा है। एक काम करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं WL³ by 24 EI को। सो 5/384 WL⁴ by EI को मैं लिख सकता हूं एज इक्वल्स टू बी 5/16 इंटू L इंटू WL³ by 24 लिख सकते हैं इस तरह से। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू बी 10 mm, क्योंकि ये है क्या? ये तो डिफ्लेक्शन है ना। अच्छा, 10 mm इज इक्वल्स टू बी, मैं क्या लिख दूं? 5/16 इंटू L इंटू WL³ by 24 EI की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। सो यहां से L की वैल्यू मिल जाएगी, क्या आ जाएगी? 160 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 0.02। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी और 16 मीटर। mm में वैल्यू आएगी, कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा उसको, ठीक है। सो 16 मीटर इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। सिंपली बस न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी थी, इवन 10 की पावर भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, है ना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन।
बोलता है द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर, डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड, ठीक है, ड्यू टू एन आइसोलेटेड लोड एट 1/3 एंड 2/3 ऑफ द स्पैन। भैया देखो पहली बात 1/3 ऑफ द स्पैन पर यहां लगा है अपना पॉइंट लोड, तो अगर ऐसा केस है तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा कि यहां से यहां तक तो होगा डिफ्लेक्शन कर्व्ड शेप में, और उसके बाद हमारी बीम में रहेगा कांस्टेंट स्लोप, ठीक है। सो लेट अस सपोज कि एक तो हो गया डिफ्लेक्शन ये, और दूसरा डिफ्लेक्शन यहां पर एक्स्ट्रा दिख रहा है एट अ कांस्टेंट स्लोप। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2l/3। सो 2l/3 डिस्टेंस तक कांस्टेंट स्लोप चलेगा। कौन सा वाला स्लोप? जो l/3 पर है। सो कौन सा मेथड है ये? मेथड का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन एट free end B? That will be nothing but that will be y1 plus y2। y1 की वैल्यू क्या होगी? w इंटू लेंथ की वैल्यू क्या है? l/3 क्यूब बाय 3ei, दिस इज द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, प्लस, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई, उसके और आगे जाना है कांस्टेंट स्लोप पे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप? दैट इज wl² / 2ei, है ना। लेकिन l की वैल्यू क्या है? l/3, ठीक है। तो ये तो हो गया स्लोप जो कि यहां पर होगा, ठीक है। इनटू कितने डिस्टेंस आगे जा रहे हो? 2l/3 डिस्टेंस पर, ठीक है, क्योंकि ये जो y2 की वैल्यू है ये क्या होगी? θc इंटू 2l/3, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगी ये वैल्यू? दैट विल बी, देखिए l/3, 3 का क्यूब दैट इज 27 और इंटू 3 दैट इज 81, ठीक है। यहाँ पे भी 81 बचेगा, तो 81 ei तो कॉमन आ गया। अब इधर आएगा कुछ यहाँ पर 1, ठीक है, और इधर से दिख रहा है क्या दिख जाएगा? दैट विल बी और 3, ठीक है, 3 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेकंड वाले में आ रहा है 27। सो 1 + 3 आ जाएगा WL3। सो दिस विल बी इक्वल टू बी 4/81 WL3/ei। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मतलब 1/3 ऑफ स्पैन। दूसरा पार्ट क्या है कि भैया लोड हमारा 2/3 ऑफ स्पैन पे लगा है, मतलब यहां। तो इधर से इधर तक तो क्या चलेगा? कुछ कर्व्ड शेप में डिफ्लेक्शन, और उसके बाद चलेगा कांस्टेंट स्लोप, ठीक है। सो दिस इज योर y1, दिस इज योर y2, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? θc इंटू l/3। ये है c, ये है a, ये है b। सो अगेन डिफ्लेक्शन एट b विल बी इक्वल टू बी y1 + y2 w इंटू, अब डिस्टेंस की वैल्यू क्या ले लूं? 2l/3 प्लस w इंटू 2l/3 का स्क्वायर इंटू l/3 डिवाइडेड बाय 2ei। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आ जाएगा? देखो पहली टर्म आ जाएगी 81 ei, तो नीचे आ ही जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा? देखो जरा, इधर आ जाएगा 2 का क्यूब दैट इज 8, ठीक है ना, 8। और इधर क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 इंटू 3 दैट इज 4 इंटू 3 दैट इज 12, है ना, यही बचेगा। नहीं सर, 4 इंटू 3 नहीं, बल्कि 2 इंटू 3 चलेगा, क्योंकि एक 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इधर आ जाएगा 6 WL3। So this is 14 WL3/81 ei। हमें क्या पूछा था? हमें रेशियो पूछा था, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4/81 डिवाइडेड बाय 14/81। So this will be equals to be 2/7 which is given in your option number B, ठीक है। इजी था मेरे हिसाब से क्वेश्चन, टाइम थोड़ा सा ज्यादा जरूर लग रहा है, लेकिन आप लोग इजीली कर लोगे अगर टाइम है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the slope at the end of the simply supported beam of span 2 मीटर? मतलब L की वैल्यू दे दी गई है 2 मीटर एंड लोड ऑफ 5 kg पर यूनिट लेंथ, ठीक है। स्लोप एट द फ्री एट द एंड पूछा गया है। So what is the value of the slope? That is nothing but that is equals to be WL3/24 ei।
क्यों? क्योंकि अगर ऐसा लोड दिया इसका मतलब ये यूडीएल है या ना। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 5, एल की वैल्यू क्या है 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 24 EI। सो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 5/3 EI। 5/3 EI एग्जैक्टली दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, सिंपल सा था, बस आपको आंसर याद होना चाहिए था, जो एंड रिजल्ट है वो कम से कम फॉर्मूला याद होता तो वैल्यूज पुट करके काम बन जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कैंटिलीवर बीम दी गई है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ मोमेंट बताना है ताकि फ्री हैंड पर जीरो डिफ्लेक्शन हो। देखो सबसे पहली बात तो ये जो लोड दिख रहा है ना, ये लोड कितना डिफ्लेक्शन देगा ड्यू टू पॉइंट लोड। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड? फॉर्मूला आप सबको पता है, दैट इज WL³/3 EI। W की वैल्यू क्या दिख रही है 9, L की वैल्यू क्या दिख रही है 2 और बाय 3 EI, है ना। सो 2 का क्यूब इज 8 इंटू 9 इज 72। सो दिस इज 72/3 EI। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी के अलावा और आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो हमें ये भी पता है व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ड्यू टू मोमेंट एट द फ्री एंड, दैट इज नथिंग बट दैट इज ML²/2 EI। मोमेंट अगर मैं m ही लगा देता हूं, L की वैल्यू मेरे को पता है दैट इज 2 है बाय 2 EI। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू बी, ये क्या आ जाएगा 24/EI, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू बी और 2m/EI, है ना। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों के दोनों ही डिफ्लेक्शन एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं ताकि नेट डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये y1 और y2 दोनों बराबर बराबर होने चाहिए, है ना। सो अगर ऐसा है तो भैया मैं क्या लिख सकता हूं 24/EI इज इक्वल्स टू बी 2m/EI। मतलब 24 इज इक्वल्स टू बी हो गया 2m और m की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 किलो न्यूटन मीटर। तो चलो सर मोमेंट की वैल्यू तो आ गई, लेकिन सर ये मोमेंट कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ दिस मोमेंट? तो भाई नेचर ऑफ द मोमेंट क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, अगर नेचर ऑफ मोमेंट की बात करूं तो डिफ्लेक्शन इसकी वजह से तो होना है नीचे की तरफ। तो देखो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन करवाना है, यहां खड़े होकर जरा आगे की तरफ चेक करो ऐसा कि ऊपर की तरफ लग जाए मोमेंट। ये लग गया ऊपर की तरफ, देखो जरा। सो ये दे देगा आपको अपवर्ड डिफ्लेक्शन एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर क्लॉकवाइज मोमेंट। सो आंसर क्या हो गया, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड हैविंग अ कंसंट्रेटेड लोड W एट द मिड स्पैन इज गिवन बाय। भाई कैंटिलीवर बीम, ये रही कैंटिलीवर बीम, यहां है पॉइंट लोड W। क्या करेंगे सर, इधर से इधर तक कर्व और उसके बाद चलेगा कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, y1 और y2 दोनों को ऐड कर दिया जाए, कौन सा मेथड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। सो A B C। ठीक है, सो ये हो गया YB, यहां है स्लोप थीटा B, है ना। तो व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन एट C, दैट विल बी इक्वल टू बी डिफ्लेक्शन एट B प्लस थीटा एट B इंटू L/2, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है L/2 है। What is the deflection at B? That is W into L/2 cube by 3EI, है ना। WL³/3 है ना, प्लस WL स्क्वायर बाय 2A। L की वैल्यू ही L/2 लूंगा यहाँ पर, इनटू आगे का डिस्टेंस कितना है, दैट इज L/2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा इक्वल्स टू बी और 2 का क्यूब दैट इज 8 इंटू 3 दैट इज 24, और इधर आ जाएगा 4 इंटू 4 that is 16 और 24 का एलसीएम दैट इज 48। ठीक है, इधर आ जाएगा 24 का 2 और इधर आ जाएगा 16 के साथ 3 WL³। सो दिस इज इक्वल टू 5/48 WL³/EI। आगे आंसर कौन सा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है बोलता है कि भैया एक हमने यहाँ पर बीम देखी जिसके दोनों ही एंड्स पर सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसके दोनों एंड्स पर क्या लग रहा है, अनलाइक कपल लग रहा है। तो सेंट्रल डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस तरह का यहां पर सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया है। ठीक है, अच्छा इस केस में यहां पर सबसे पहले मेरे को ये बताओ व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा सर एक रेक्टेंगल, इधर से इधर तक पूरे में m चलेगा, हाँ या ना। एंड व्हाट इज द, मेरे को क्या पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन पूछ रहा है ना, तो डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मोमेंट मेथड, ए एक्स बार अपॉन ई आई। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, भैया देखो इस पॉइंट, ये ए बी और सी पॉइंट दे देता हूं, हमें लेना है डिफ्लेक्शन एट बी, ठीक है ना। सो डिफ्लेक्शन एट बी और डिफ्लेक्शन एट सी, इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगी बी पर वो हॉरिजॉन्टल बनेगी, है ना। सो हाफ ऑफ, हाफ नहीं होगा सॉरी, रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर हाइट क्या है, m है। व्हाट इज द बेस विड्थ, बेस विड्थ इज l/2, ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन का लेना है हमें एरिया, ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया l/2 नॉट l। अच्छा, एरिया का मोमेंट लेना है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, l/4, ठीक है ना, l/4 इज द x बार अपॉन ई आई। सो ये क्या बन जाता है, ml²/8 ei। एग्जैक्टली देखे तो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इजी था, वैसे तो ये भी स्टैंडर्ड केसेस में ही आता है, लेकिन डेरिवेशन अगर ना किया हो तो डेरिवेशन भी बता दिया मैंने। बाकी मेथड्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉन्जुगेट बीम मेथड जैसे ही क्वेश्चन दिखता है तो इस पे न्यूमेरिकल नहीं है, इसके बेसिस पे डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको एंड कंडीशंस के हिसाब से क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे कि कॉन्जुगेट बीम मेथड में आप सभी जानते हो कि हम क्या करते हैं, एक कॉन्जुगेट बीम बनाते हैं अपने रियल बीम की जगह, ठीक है। कॉन्जुगेट बीम में सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, जो लोडिंग है, लोडिंग इज इक्वल्स टू बी m/ei, डायग्राम ऑफ रियल बीम, ऑफ रियल बीम। कॉन्जुगेट बीम में जो लोडिंग दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, m/ei, डायग्राम ऑफ रियल बीम के बराबर। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर शीयर फोर्स इन कॉन्जुगेट बीम निकालता हूं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, shear force in conjugate beam at any point is nothing but that is equals to be the slope of real beam, ये भी ध्यान रखिए, है ना। इसी के अलावा अगर मैं बेंडिंग मोमेंट निकालता हूं इन कॉन्जुगेट बीम, so that is calculated as deflection of real beam, of real beam। तो भैया आपको सपोर्ट भी कुछ इसी तरह से चेंज करने पड़ते हैं कि जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो हो रियल बीम में, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट भी जीरो आ जाए कॉन्जुगेट बीम में। मतलब कि अगर पिन सपोर्ट है रियल में तो कॉन्जुगेट में भी पिन सपोर्ट ही दिया जाता है। अगर रियल में है रोलर सपोर्ट तो यहां पे भी रोलर दिया जाता है, ताकि जहां पे भी शेयर फोर्स जीरो है हमारे कॉन्जुगेट बीम का, वहां पर स्लोप जीरो होगा रियल बीम में, ठीक है। इन द सेम वे अगर इधर फिक्स्ड एंड है रियल बीम में तो कॉन्जुगेट बीम में दिया जाता है फ्री सपोर्ट, और फ्री सपोर्ट अगर रियल बीम में है तो वहां दिया जाता है फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। इन द सेम वे सिंपली सपोर्टेड अगर सपोर्ट है सिंपल सपोर्ट की जगह सिंपल सपोर्ट ही दिया जाता है। फिलहाल पूछा गया है सिंपल आउटर सपोर्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंपल सपोर्ट ओनली, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन ऑफ अ सर्कुलर बार ऑफ diameter d which extends by an amount of e under a tensile load of w, ठीक है। डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी व्हेन which extends by an amount of e, e की वैल्यू क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द एक्सटेंशन, फॉर्मूला क्या होता है PL/AE, है ना, ये सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन वाले चैप्टर में पढ़ा है। लोड कितना है W, और लेंथ की वैल्यू क्या है L, एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी πd²/4, क्योंकि सर्कुलर है, इसकी वैल्यू स्मॉल ई दे दी गई है। फिर आगे बोलता है कि अगर यही सेम लोड यहां पर सेंटर पे मिड पॉइंट पे लगाया जाता तो कितना डिफ्लेक्शन होता, तो वहां पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या आती। तो आप सभी को पता है डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, दैट इज WL³/48 EI फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना। तो यहां पर अगर मैं लगा रहा हूं L³ तो एज इट इज रहने देता हूं, I की वैल्यू लिख देता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I फॉर द सर्कुलर बीम, दैट इज πd⁴/64, हाँ या ना। सो दिस इज इक्वल्स टू बी 4/3 WL³
बाय ई इंटू पाई डी रेस्ट टू पावर 4। ठीक है, इसी को सेम को मैं लिखना चाहूं तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखिए 4/3 में से अब मैं काम करता हूं, इसको लिख देता हूं 4WL बाय पाई डी स्क्वायर ई। ठीक है ना, इसको इधर फिट करने की कोशिश करी जाए, क्या आ जाएगा देखो 1/3 है ना, डी रेस्ट टू पावर 2 और एल स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा WL डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर इंटू ई। ये है हमारा ये टर्म जो दिख रहा है ब्रैकेट वाली टर्म, ये कुछ और नहीं बल्कि ये है। अच्छा साथ में 4 भी आना था, है ना, तो चलो मैं 4 लिख देता हूं। ये हो गया 4 इंटू WL। ठीक है ना, सो इसको मैं लिख देता हूं एज ई। तो ये क्या बन जाएगा L स्क्वायर डी स्क्वायर 3 और साथ में लिख दिया ई। पूछा क्या गया है कि मुझे ये बता दो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। सो आंसर दिख रहा है क्या, ई इंटू एल स्क्वायर बाय 3D स्क्वायर, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी इंक्रीज बाय, भैया देखो पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था इसी सेम सेशन में, ये 2018 का क्वेश्चन है, वो पहले वाला क्वेश्चन था। मुझे ये पता है डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाई ई आई, है ना। अगर डिफ्लेक्शन को कम करना है तो या तो बेंडिंग मोमेंट को कम कर दो या फिर ई आई को बढ़ा दो। आई को बढ़ाना है इसका मतलब या तो आप विड्थ बढ़ा दो या फिर डेप्थ बढ़ा दो, है ना। सो अगर विड्थ बढ़ा रहे हो तो भी काम बन जाएगा, अगर आप यहाँ पर डेप्थ को बढ़ाओगे तो काम नहीं बनेगा। अच्छा डेप्थ को बढ़ाकर भी काम बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। क्या स्पैन बढ़ाकर हो जाएगा, नहीं सर, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जो होता है ना वो होता है WL रेस्ट टू पावर 2 बाय जो भी होता है ना। यूडीएल के केस में अलग होता है और पॉइंट लोड के केस में अलग होता है, लेकिन होता तो स्पैन की लेंथ के प्रोपोर्शनल ही है ना। सो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, बेंडिंग मोमेंट बढ़ा देगा, जो कि गलत हो गया। सर डेप्थ को कम कर दिया तो वो भी बढ़ा देगा, किसको, फाइनल डिफ्लेक्शन को, है ना। तो ए और डी यहां पर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम with a central load W, simply supported beam क्या होता है, what is the deflection at the center at the point load, that is WL cube by 48 EI। कैंटिलीवर की बात करें तो कैंटिलीवर में क्या होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, दैट इज WL क्यूब बाय 3 EI। दोनों का रेशियो ले लो, क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, that will be nothing but that is equals to be 1/48 divided by 1/3, so this is 1/16। 1/16 is given in your option number D। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो एग्जैक्टली सेम, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले किया है, पहले किया और मैंने उस टाइम पे बोला था आपको 2013 का क्वेश्चन था। क्या है देखो जरा, डिफ्लेक्शन अंडर पॉइंट लोड। देखो पूछा क्या है, एक में पॉइंट लोड लगा है और एक में यूडीएल लगा है, दोनों का रेशियो पूछा है। देखो पॉइंट लोड लगा हो तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, WL क्यूब बाय 48 EI। हमें रेशियो पूछा इसलिए मैं डायरेक्टली रेशियो निकाल रहा हूं। वैसे सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं स्टेप्स को। 30 WL क्यूब बाय EI। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/48 डिवाइडेड बाय 5/384। सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 8/5। यही रेशियो पूछा गया था, विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। सेम क्वेश्चन इसके पहले भी आया है ना, 8/5 ध्यान रखो। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम जब उसमें सेंटर में पॉइंट लोड लगा हो, दैट इज WL क्यूब बाय 48 EI। डेरिवेशन भी करवा चुका हूं और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो चुके हैं इसी सेम सेशन में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, चेंज इन स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू बी द एरिया अपॉन EI। ये कौन सी थ्योरम है सर, दिस इज मोमेंट एरिया मेथड। यही मेथड कब से यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, समझ में आ रही है ना बात। जो हमने अभी लिखा था, स्लोप इज इक्वल्स टू बी एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन EI, और डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट दैट इज द मोमेंट ऑफ एरिया अपॉन EI, है ना। ये कौन सा है, ये मोमेंट एरिया मेथड है, थ्योरम 1 थ्योरम 2। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। सिंपली सपोर्टेड बीम, देखो ध्यान रखो 8/5 अभी अभी पढ़ा आपने, आया ना,
बट अभी फिलहाल देखो क्या बोल रहा है कि यूडीएल को रिप्लेस करा है कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड से, है ना। तो पहले क्या लिखोगे, यूडीएल, और फिर लिखोगे पॉइंट लोड। 8/5 वाला आंसर याद है ना पिछले क्वेश्चन में, यही है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, 5/384 WL4/EI WL3/48EI। सो क्या बन जाएगा ये 5L/8। ठीक है, बस ये जो टोटल लोड है उसको W लिखा है और जो यूडीएल है उसको स्मॉल WL लिखा है। ठीक है, सो ये आ गया यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैंटिलीवर बीम है जिसमें पॉइंट लोड लगा है एट ए फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। ये है, यहां से स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट लोड लगा है, तो बाकी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L-A हो जाएगा, है ना। इधर पॉइंट लोड लगा है, तो व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट सी, है ना। सो फ्री एंड पे ही यहाँ पर पूछा, अच्छा डिफ्लेक्शन अंडर द पॉइंट लोड ही पूछा है, अंडर द पॉइंट लोड पूछा है, तो रिफ्लेक्शन आपको कहां पूछा है, बी पर पूछा है, सी पर नहीं पूछा है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एट बी, सो आंसर क्या होगा, WA3/3EI, है ना। और अगर डिफ्लेक्शन एट सी पूछा होता भूल से तो क्या लिखते हैं, WA3/3EI प्लस WA² इंटू L-A। ठीक है, तो यहां पर खैर फिलहाल अभी जो पूछा गया था आंसर क्या आ जाएगा उसके हिसाब से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछता है क्या कि भैया स्लोप इज इक्वल्स टू बी एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन EI। ये कौन सा रिलेशन है, दैट इज योर्स मोहर्स। देखो स्लोप की बात कर रहा है, स्लोप, स्लोप वाला जो है यहां पर दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, और जो डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला है दैट इज योर सेकंड थ्योरम। अभी फिलहाल किसका दिया है, स्लोप का दिया, दैट इज योर फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैंटिलीवर बीम है जिसमें यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है फ्रॉम 0 to W, तो इसमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट दैट इज WL4/30EI। सेम जो केस है वो मैंने इसके पहले आपको सॉल्व करवाया, एग्जैक्टली बता देता हूं कहां सॉल्व करवाया है ना, एग्जैक्टली क्वेश्चन दिखा देता हूं कहां सॉल्व करवाया है। अच्छा खासा कैलकुलेशन था उसमें, अभी आएगा, जस्ट देखो जरा, नहीं ये वाला भी नहीं है, ये देखो आया था आंसर। स्लोप की वैल्यू WL3/24EI और ये है WL4/30EI। यही सेम चीज आपको लास्ट क्वेश्चन में भी पूछी गई है और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ना। तो जब आखिर तक पहुंचते हैं ना तो ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन हम पहले कर चुके होते हैं। यही फायदा होता है सीक्वेंस में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने का। तो आई होप शायद यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था आपको क्लियरली समझ आया होगा। इसका आंसर चलिए मैं लिख कर दे ही देता हूं, WL3/24EI इज द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इज WL4/30EI। ठीक है, डेरिवेशन इसका मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करवाया है। तो यहां पर ही इस पर्टिकुलर सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।